हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रूरल क्रेडिट यानी कि ग्रामीण ऋण। आपको पता ही होगा कि भारत का जो पॉपुलेशन है 69% वो कहाँ रहता है, गांव में रहता है। और मैक्सिमम जो किसान हैं, जैसे कि अभी जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था लास्टली 2018 में, जिसमें 2015-16 का डेटा आया है, उसके हिसाब से 87% जो किसान हैं वो मतलब 2 हेक्टेयर से कम उनके पास ज़मीन है, छोटे किसान हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि पहले जो है उनकी संख्या कितनी ज़्यादा हुआ करती होगी। तो इसीलिए जो ग्रामीण ऋण है उसका विशेष महत्व है। तो उसको हम समझेंगे और हम क्या जानेंगे कि उसका टाइप कितना होता है, उसके सोर्सेज क्या क्या है, उनमें कैसे बदलाव आया और फिर उसको कैसे सुधार किया जा सकता है। ये सब चीज़ों को हम देखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए, जो ग्रामीण ऋण है उसको हम 2 पैमानों पे बांटते हैं। एक तो समय के अनुसार आप बात करें तो एक हो गया शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन हो गया जो 15 महीने से कम का लोन होता है, जिसमें आपको जो है सीड के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए और छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो आपको लोन चाहिए होता है उसको शॉर्ट टर्म लोन में डालते हैं। और इसके लिए जो है किसान जो है मतलब या जो ग्रामीण इलाके में जो रहने वाले लोग हैं उसको जो है वो या तो मनी लेंडर से ले लेते हैं, या तो कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं, या फिर रीजनल रूरल बैंक से लेते हैं। उसके बाद जो होता है मीडियम टर्म लोन। इसमें जो होता है ये 15 महीने से लेके और 5 साल तक का लोन रहता है। इसमें जैसे मवेशी खरीदना है, उसके बाद आपको टूल्स खरीदने हैं, और भी मतलब कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए जो रुपए चाहिए होते हैं वो मीडियम टर्म लोन में आता है। और उनकी अवधि जो रहती है वो 15 महीने से 5 साल तक के टाइम की रहती है। और फिर एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन हो गया यानी कि आपको अपना कर्ज चुकाना है, या फिर आपका जो मतलब ज़मीन जो है ना वो उपजाऊ नहीं, उसको उपजाऊ बनाना है, मतलब जिसमें ज़्यादा पैसा लगने वाला है तो उसको लॉन्ग टर्म लोन में डालते हैं। तो ये तो हो गया टाइम के आधार पे। और फिर एक होता है पर्पस के हिसाब से यानी कि उद्देश्य के हिसाब से, तो उसको भी 3 पार्ट में बांटते हैं। एक हो गया प्रोडक्टिव लोन। प्रोडक्टिव लोन में क्या होगा कि किसान जो है उसको जो है खेती करने के लिए बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए और भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो उसके लिए जो लोन लेता है उसको प्रोडक्टिव लोन कहते हैं। और आपको पता ही है कि फसल कटने में समय लगता है, तो उसके बाद उसके बीच में जो उसको ज़रूरत पड़ती है अपने रोज़मर्रा के लाइफ के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं कंजप्शन के लिए, फिर चाहे वो खाने पीने के लिए हो या एजुकेशन के लिए हो या हेल्थ के लिए हो, उसको कंजप्टिव लोन में डालते हैं। और फिर एक थर्ड कैटेगरी हो गया वो अनप्रोडक्टिव लोन हो गया। उसमें मतलब क्या हो गया, शादी ब्याह के लिए, या इससे अलग जो है जो हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्टिव और कंजप्टिव लोन से जो अलग हो गया वो सब आपका आ गया अनप्रोडक्टिव लोन में, ठीक है। लेकिन मेनली जो फोकस रहता है वो टाइम पीरियड वाला रहता है, क्योंकि गाँव में जो है मैक्सिमम लोग किसान हैं। अब आइए हम समझते हैं कि स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है रूरल क्रेडिट के। तो 2 मेन सोर्स है दोस्तों। एक को कहते हैं इंस्टीट्यूशनल के नाम से जानते हैं, जिसमें कि सारे बैंक्स आते हैं, फिर चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, सहकारी बैंक, या रीजनल रूरल बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, या कमर्शियल बैंक हो, वाणिज्यिक बैंक हो, ये सब जो है इंस्टीट्यूशनल में आते हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या हो गया, साहूकार हो गया, मनी लेंडर्स, बड़े जिनके पास ज़मीन है वो लोग हो गए, और रिश्तेदार हो गए। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल है। अब बदलाव कैसे आया ये देखते हैं। अगर आप 1950 की बात करें तो उस समय जो है जो बैंक्स हैं, खासकर जो कमर्शियल बैंक हैं या फिर जो आरआरबी है, वो सब जो है एग्जिस्टेंस में थे ही नहीं। मेनली जो था आपका कोऑपरेटिव बैंक था, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है 3 से 4% था। तो मेन जो कंट्रीब्यूशन है ग्रामीण ऋण में या रूरल क्रेडिट में कह लें तो वो आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल का था। उसमें भी जो साहूकार लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा भूमिका थी। 75% लोन जो है वो साहूकार लोग देते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे आपका जो सरकार का जो प्रेजेंस है बैंकों के थ्रू जो है बढ़ने लगा ग्रामीण इलाके में, तो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है उसका जो डाउन जाने लगा और जो इंस्टीट्यूशनल है उसका कंट्रीब्यूशन अप जाने लगा। अगर आप फिर 1965 के आसपास की बात करें तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ के 22% हो गया था। मेन टर्निंग पॉइंट कब आया, जब
इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन किया बैंक्स का 1969 में। 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया 1969 में। उसके बाद 1975 में क्या हुआ, रीजनल रूरल बैंक यानी कि गांव के लिए स्पेशली बैंक बनाया गया, ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक का स्थापना किया गया। और फिर 1980 में क्या किया गया, 1980 में फिर 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया और फिर 1982 में नाबार्ड का गठन किया गया। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है ना, उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। अगर हम करंट की बात करें, अभी की बात करें, तो जो आरबीआई की एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से 61% जो लोन है वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज द्वारा दिए जाते हैं। 30% जो है वो दिए जाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल के द्वारा, और जो 9% है वो ऐसे लोन हैं जो कि ऐसे मतलब लोग हैं जो कि दोनों जगह से लोन लेते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल से भी और नॉन इंस्टीट्यूशनल से भी। एक बार फिर से समझ लें कि 1950 के आसपास क्या था कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जैसे आपका मनी लेंडर हो गया, बड़े जमींदार हो गया, रिश्तेदार हैं, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। उसमें भी जो साहूकार हैं उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था, 75% जो है इसके आसपास उनका कंट्रीब्यूशन था। और जो संस्थागत संस्थाएं हैं ना, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत मिनिमल था। जो कोऑपरेटिव बैंक था उसका 3 से 4% था और बाकी का तो था ही नहीं, मतलब कमर्शियल बैंक का मुश्किल से 0.5% होगा, ठीक है। और रीजनल रूरल बैंक तो तब अस्तित्व में ही नहीं आया था। लेकिन फिर जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 में, 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया, 1975 में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई, 1980 में 6 और बैंक को नेशनलाइज किया गया, और जो कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, उनको मैंडेटरी किया गया कि नहीं जी आपको जो है गांव में ब्रांचेस खोलनी है। साथ ही साथ ग्रामीण ऋण को देखने के लिए नाबार्ड का स्थापना किया गया। तब जो है सिचुएशन में बदलाव आने लगा। और अभी की बात करें तो अगर ग्रामीण लोन की बात करें, रूरल क्रेडिट की बात करें, तो 61% कंट्रीब्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का है, 30% जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल का है, और 9% लोग ऐसे जो हैं जो दोनों जगह से लोन लेते हैं, मतलब 9% लोन ऐसा है जो कि कंबाइंड लोन है। तो ये हिसाब किताब है। और हम लोग को जो सिलेबस में दिया है कि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उनको डिटेल में जानना है। तो अभी तो हम ये समझे कि 61% कंट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूशनल का है, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक और कमर्शियल बैंक मिला के। अब हम जानते हैं और एक चीज़ है, मतलब 2000 के बाद एक और नया चीज़ जो है काफ़ी उभरा है, जिसको बोलते हैं MFI, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो ये भी काफ़ी जो है चर्चा में रहा है। तो अब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि निम्नलिखित में से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, और आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक या MFI। तो आप लोग को लगेगा कि या तो रीजनल रूरल बैंक होगा या तो कोऑपरेटिव बैंक होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में है वो कमर्शियल बैंक का है। 79% जो कंट्रीब्यूशन है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है आरबीआई की, वो कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक क्या हो गया, वाणिज्यिक बैंक, जैसे आपका PNB, SBI, सिंडिकेट बैंक, जो भी हम अपने आसपास कॉमनली देखते हैं ना, वो कमर्शियल बैंक का एग्जाम्पल है। तो इनका कंट्रीब्यूशन 79% है। 1% कंट्रीब्यूशन है किसका, MFI का, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। 15% है आपका कोऑपरेटिव बैंक का और 5% है आपका रीजनल रूरल बैंक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में जो है सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका कमर्शियल बैंक का, कितना है, 79%। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है आपका कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, कितना कंट्रीब्यूशन है जी, 15%। उसके बाद आता है रीजनल रूरल बैंक, कितना कंट्रीब्यूशन है, 5%। और सबसे कम किसका है, 1% MFI का। तो इसमें सबसे पुराना कौन है, सबसे पुराना है कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि कोऑपरेटिव एक्ट जो है वो 1904 में ही आ गया था, लॉर्ड कर्जन के समय। लेकिन जो है इसका मतलब बहुत
जैसे कि हमने बताया कि 1950-51 तक इसका जो कंट्रीब्यूशन था मात्र 3 से 4% था। फिर धीरे धीरे इसमें बदलाव आने लगा और जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, सहकारी बैंक, ये दो भाग में डिवाइडेड हैं। एक शॉर्ट टर्म लोन के लिए, शॉर्ट टर्म लोन के लिए जो है यहाँ पे 3 टियर है, ठीक है। 3 टियर कैसे है? जो गांव के स्तर पे है उसको हम क्या बोलते हैं? PACS, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो कुछ गांव वाले मिलके जो है वो तैयार करते हैं PCS और अपने में लेन देन करते हैं, मतलब वो जो है फिर वो मतलब लोन लेते हैं। तो वो हो गया आपका PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। उसके बाद जो है उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, DCCB। नाम थोड़ा भी आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन आप जब बार बार रिपीट करेंगे तो आपको वो ईजी हो जाएगा। सबसे नीचे जो स्तर पे हो गया PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। उसके ऊपर हो गया डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और उसके ऊपर हो गया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये हो गया शॉर्ट टर्म लोन के लिए। उसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म लोन की बात करें ना, तो यहाँ देखिएगा नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, PCARDB, यानी कि प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। लास्ट में क्या है? रंग दे बसंती, RDB। आपको याद रखने का तरीका है, ये बहुत ही अच्छी मूवी थी आमिर खान की, रंग दे बसंती। तो लॉन्ग टर्म लोन के लिए हो गया एक तो आपका PCARDB, यानी कि प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और एक हो गया आपका स्टेट कोऑपरेटिव SCARDB, उसमें भी रंग दे बसंती लगाना है, RDB, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये दोनों जो है आपका लॉन्ग टर्म लोन के लिए हो गया। तो स्टार्टिंग में जैसे बताया कि 1950-51 के समय इसका कंट्रीब्यूशन कम था, 3 से 4% तक था। फिर 1965 के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता है 22%, और फिर जो है कमर्शियल बैंक्स के आ जाने के बाद अभी जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो घट के कितना हो गया है? वो हो गया है आपका 15% हो गया। फिर बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया 1969 में, जो है इंदिरा गांधी ने जो है बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया 14 बैंक का। फिर 1980 में और 6 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया, और कमर्शियल बैंक को मैंडेटरी किया गया कि आपको जो है ग्रामीण क्षेत्र में बैंक्स खोलना ही खोलना है। फिर जो है बैंक्स को टारगेट दिया गया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट दिया गया कि आपको जो है अगर आप 100 रुपया लोन दे रहे हैं तो आपको उसमें से 40 रुपया जो है वो देना है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए देना है, प्राथमिक क्षेत्र ऋण उसको कहते हैं। और उससे भी जो है रूरल क्रेडिट में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। और अभी प्रेजेंट की बात करें तो कमर्शियल बैंक ही मेन करता धरता है, मेन लोन प्रोवाइडर जो है ग्रामीण क्षेत्र में वो कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक ही हैं, ठीक है। उसके बाद अब एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्रामीण विकास मतलब ग्रामीण बैंक जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। RRB जो है इसमें 3 स्टेक होल्डर रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% हिस्सेदारी रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% रहता है, और जो स्पॉन्सर बैंक होता है उसका 35% होता है। स्पॉन्सर बैंक जनरली कमर्शियल बैंक ही रहते हैं। तो RRB का अभी कितना नंबर है? 56 टोटल नंबर है RRB, पर उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? मात्र 5% है। जो RRB है दोस्तों, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनमें बहुत सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनका कंट्रीब्यूशन कम है, इसको हम अलग से देखेंगे जानेंगे। और जो कमर्शियल बैंक है इसमें बोथ पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक आते हैं, और दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के सबसे ज़्यादा है। पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका SBI, PNB, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ये सब आते हैं, और आपका प्राइवेट बैंक में ICICI, HDFC एक्सेट्रा आते हैं। तो दोनों मिला के जो कंट्रीब्यूशन 79% है कमर्शियल बैंक का। और ग्रामीण विकास के लिए एक डेवलपमेंट बैंक खोला गया था जिसका नाम है NABARD। 1982 में खुला था, और उसके बाद से ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है रूरल क्रेडिट में, क्योंकि NABARD जो है ये कोऑपरेटिव बैंक को, रीजनल रूरल बैंक को और कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, जिसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग करता है। साथ ही साथ जो भी प्रोजेक्ट चलता है गांव में उसको NABARD उसमें फंडिंग करता है, पैसे प्रोवाइड करता है। तो NABARD की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। पहले तो उसमें पूरा हिस्सा जो है वो आपका RBI का था, लेकिन फिर 2010 में जो है RBI से स्टैक जो है सरकार ने खरीद लिया।
तो अब देखिए, हालांकि सिचुएशन में 1950-51 से लेके अभी सिचुएशन में काफ़ी बदलाव आया है। पहले जो है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है, खासकर जो मनी लैंडर्स हैं, उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा थी और किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था। उसके बाद जैसे जैसे सरकार ने जो है बैंक का नेशनलाइजेशन किया, रीजनल रूरल बैंक आए, कोऑपरेटिव बैंक बढ़ा, उसके बाद नाबार्ड का गठन हुआ, तो सिचुएशन में अब बदलाव है। और अभी की बात करें तो 61% जो लोन है गांव क्षेत्र में वो कौन प्रोवाइड करता है? इंस्टीट्यूशनल संस्था प्रोवाइड करती है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है? कमर्शियल बैंक का। नाबार्ड ने और भी इम्पोर्टेंट काम किए हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है प्रमोट किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है आपको समझाते हैं। जैसे कि आपको लोन लेना है तो आपको क्या होता है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कोलैटरल बोलते हैं। लेकिन सभी लोग जो है इतने कैपेबल तो नहीं कि कुछ वो गिरवी रख सके, खासकर जो ग्रामीण इलाके में तो बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो ऐसे गरीब लोग को 20,000 25,000 तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है बैंक से लिंक करवाया गया, और इसमें नाबार्ड ने बहुत अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ जब सरकार ने 1998 में किसानों को कम रेट पे लोन देने की बात करी किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा, तो वहाँ भी नाबार्ड की बहुत अहम भूमिका रही है। सरकार ने हाल के दिनों में जो है और भी इम्पोर्टेंट कदम उठाए हैं, जैसे कि अकाउंट खोलना काफ़ी मुश्किल होता था, तो सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू जो है अकाउंट खोलना आसान बनाया, ताकि आसानी से जो है लोग गरीब लोग अपना अकाउंट खोल सके। साथ ही साथ उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया। रुपए डेबिट कार्ड के थ्रू जो है उनको क्रेडिट की सुविधा प्रोवाइड करवाई, और मतलब सही लोग को जो है उनका पैसा पहुंचे बेनिफिट का, इसके लिए उन्होंने जैम ट्रिनिटी यानी कि मतलब उनका जो अकाउंट है जनधन योजना वाला, उसको लिंक किया आधार कार्ड से और मोबाइल नंबर से, इसको बोलते हैं जैम ट्रिनिटी। और फिर उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डीबीटी के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है 2019 में, उसमें ये कहा गया है कि इतना सब होने के बावजूद भी जो छोटे किसान हैं उनमें से जो मेजॉरिटी हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरी बात ये सामने आई है कि किसान क्रेडिट कार्ड को खुले हुए इतने साल हो गए, 2 दशक से ज़्यादा हो गए, इसके बावजूद मात्र 45% किसानों के पास ही किसान क्रेडिट कार्ड है। साथ ही साथ और एक चीज़ नई सामने आई है कि जो भी लोन दिया जाता है, इंस्टीट्यूशनल लोन दिया जाता है, वो क्रॉपिंग के लिए, खेती के लिए ज़्यादा जा रहा है, और जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, फिर आपका चाहे वो पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, बी कीपिंग हो, उसको मात्र 6 से 7% ही लोन मिल पा रहा है, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन जो है ग्रामीण क्षेत्र में 30 से 40% है। तो ये सब जो है वो कुछ चिंता का विषय है। तो क्या समाधान होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो देखिए, डिजिटलाइजेशन जो है काफ़ी अच्छा स्टेप है और इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए। हम देख ही रहे हैं कि डिजिटल होने से कितना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। गांव और जो शहर है उसके बीच जो गैप है वो ख़त्म होते जा रहा है, तो उसको और अच्छे से करना है। गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया तो चला ही रही है, जिसके अंदर जो है 2.5 लाख पंचायत को ब्रॉडबैंड हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ वो इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करवा रही है। तो अभी ज़रूरत है कि जो लैंड है उसका डिजिटलाइजेशन किया जाए अच्छे से, ताकि जो बैंकर्स हैं उसको रिकॉर्ड को एक्सेस कर सके। और ज़रूरत है कि जैसे जीएसटी के लिए हमने किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट मिल के जो है काम करी, जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ, वैसे ही किसी काउंसिल का गठन होना चाहिए, ताकि ये जो क्रेडिट है इसको ठीक ढंग से जो है वो किया जाना चाहिए। और सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड में अभी क्या एक नया बदलाव किया है कि पहले जो है आपको ज़मीन के एवज में ही लोन मिलता था, लेकिन सरकार जो है अभी अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए भी लोन प्रोवाइड करेगी। पशुपालन के लिए, मछली पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, और मतलब आपका मधुमक्खी पालन के लिए भी प्रोवाइड करेगी लोन। तो ये भी अच्छा एक बदलाव है। प्लस ज़रूरत है कि किसान क्रेडिट कार्ड का ना रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए। बहुत समय हो गया यार, मतलब 2 दशक से ज़्यादा हो गया, तो उसका रीस्ट्रक्चरिंग करने का ज़रूरत है। और जो छोटे किसान हैं, चूँकि वो 87% है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, तो उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए अलग से जो है नॉर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए। साथ ही साथ फाइनेंशियल लिटरेसी
बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि गांव ग्रामीण इलाके में जो है जागरूकता की कमी है, खासकर फाइनेंशियल चीज़ों को लेके। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मिडिलमैन होते हैं वो गांव वाले को उन्हीं का पैसा दिलाते हैं बेवकूफ़ बना के, और अपना कमीशन खा जाते हैं। तो अगर फाइनेंशियल लिटरेसी रहेगी लोगों के बीच में तो वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और अच्छे से चीज़ों का इस्तेमाल वो खुद कर पाएंगे। आरबीआई ने जो है 2019 से 2024 तक के जो है एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अभी डिक्लेयर की है, जिसमें ये तय किया है कि टायर 2 से टायर 6 के अंदर जितने भी सेंटर्स हैं सबको मार्च 2022 तक जो है उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है और लेस कैश सोसाइटी वहाँ बनानी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको 2 से 4 बार देखिए और तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।